ओके। अब फ्रेंड्स, अभी जो अपने चैप्टर्स पेंडिंग है, काफ़ी सारे चैप्टर्स छोटे छोटे ही चैप्टर्स हैं अभी। सो अभी पहले तो मैं आज के लेक्चर में जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऑन एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। सो अभी अपन एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एडवांस टैक्स के ऊपर छोटा सा डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ है, उसी से कनेक्टेड ये इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। अब फ्रेंड्स देखो, पहले तो व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स का मतलब है टैक्स विच वॉज पेएबल इन assessment year but tax is paid in previous year, उस टैक्स को हम एडवांस टैक्स बोलेंगे। सो एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? जो टैक्स आपको भरना चाहिए था इन असेसमेंट ईयर पर आपने भरा है इन प्रीवियस ईयर, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? एडवांस टैक्स। अब फ्रेंड्स, जैसे ही ईयर स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट, आपको एस्टीमेट करना है कि आपकी नेट टोटल इनकम कितनी होगी। जैसे ईयर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, यू एस्टीमेट हाउ मच इनकम यू आर गोइंग टू अर्न इन दिस ईयर। आप कितनी इनकम कमाने वाले हो ये साल में, वो एस्टीमेट करो। उस पर आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो, माइनस करो रीबेट अगर एप्लीकेबल है तो, ऐड करो सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो, फिर ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर उसके बाद माइनस करो टीडीएस, माइनस करो टीसीएस। सो आप अपना फाइनल है ना, फाइनल एस्टिमेटेड टैक्स निकालो कि आपको कितना अपने जेब से और भरने को आएगा, और ये एस्टिमेशन आप लोगों को करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ, यू एस्टिमेट हाउ मच इनकम यू आर गोइंग टू अर्न, एंड ऑन एस्टिमेटेड इनकम यू कैलकुलेट एस्टिमेटेड टैक्स। आप एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करो कि कितना आपका एस्टिमेटेड टैक्स आने वाला है। सो पहले आप एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करो, और वो एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर यू कैलकुलेट एस्टिमेटेड टैक्स। तो जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है ना, ये वाला टैक्स, अगर वो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको ये टैक्स भी एडवांस में भरना पड़ेगा। से आपका जब ईयर स्टार्ट होगा तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है, और आपको ये भी पता होगा कि वो लोग कितना टीडीएस काट के आपको इनकम देंगे। सो आपको स्टार्टिंग में ही पता होगा क्या कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है और कितना टीडीएस और सब है। तो आपको क्या करना है, समझो आज 1 अप्रैल है ना, तो ऐसा समझो कि आज 1 अप्रैल नहीं है, आज 31 मार्च है, और तुम सोचो कि तुम्हें कितनी इनकम आई और कितना तुम्हारा टैक्स और सब जा चुका है। मतलब आप ये कैलकुलेट करो कि आपको आपकी जेब से कितना टैक्स और देने को आ रहा है। जो आपका एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है, अगर वो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स जो है वो एडवांस में देना पड़ेगा। टैक्स जो है वो एडवांस में देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, आपने एडवांस टैक्स ये कैलकुलेशन कर लिया एस्टिमेटेड टैक्स का, तो एडवांस टैक्स आपको कब देना है? तो आपको याद करो, 4 इंस्टॉलमेंट बताई थी मैंने। 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100%। 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप लोगों को टैक्स जो है वो पे करना है 15, 45, 75 एंड 100।
ये सारे परसेंटेजेस क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। शॉर्ट में बोलूं तो सारा का सारा एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को 15 मार्च तक चाहिए। मतलब ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और वो लोग हमसे सारा का सारा टैक्स जो है वो ले लेते हैं। बैठ रहा है आपके दिमाग में ये पॉइंट? फिर उसके बाद जो लोग 44 AD सेक्शन में जा रहे हैं या 44 ADA में जा रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम में जो भी लोग जा रहे हैं ना, उनको क्या बोला गया है कि आप पहली 3 इंस्टॉलमेंट आपको एप्लीकेबल नहीं है, आप डायरेक्टली 100% टैक्स भर दो लास्ट इंस्टॉलमेंट में। डायरेक्टली 100% टैक्स भर दो इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल है, लास्ट वाली 100%। अब देखो यहां पे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है। एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स विच इज पेबल इन असेसमेंट ईयर बट पेड इन प्रीवियस ईयर। सेकेंड पॉइंट को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। ये देखो यहां पे, वेयर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी इज मोर देन और इक्वल टू 10,000, द असेसी शुड पे such tax in the previous year itself within the due date. How you will calculate tax liability? Estimate your total income. On total income calculate basic tax, rebate, surcharge, HEC, माइनस करो TDS, TCS, कोई रिलीफ रीबेट और मिल रहा है तो, एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी देखो कितना है। अगर आपका ये जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स एडवांस में भरना पड़ेगा। एंड एडवांस में भरने के लिए आपके पास कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? तो आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है, 15%, 45%, 75% एंड 100%। बट यस, अगर आपने सेक्शन 44 AD या ADA के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम दिखाई हुई है तो फिर आपका 15%, 45 और 75 एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली एक ही इंस्टॉलमेंट में भर देना है एंड दैट इज 100%। अच्छा, अब एक चीज समझो, जो भी टैक्स आप 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक पे करोगे ना, क्या ये भी एडवांस टैक्स माना जाएगा? एडवांस टैक्स? तो आंसर इज यस, ये भी एडवांस टैक्स तो माना ही जाएगा। ये भी एडवांस टैक्स तो है, पर गवर्नमेंट को सारा का सारा एडवांस टैक्स 15 मार्च तक चाहिए। गवर्नमेंट को सारा का सारा एडवांस टैक्स कब तक चाहिए? 15 मार्च तक उन लोगों को सारा एडवांस टैक्स चाहिए अपने से। सो यहां पे नीचे एक नोट दिया है, एनी अमाउंट पेड अप टू 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर shall be treated as advance tax, shall be treated as advance tax। सो आप समझो उसको भी हमें एडवांस टैक्स जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे और एक नोट दी गई है, while calculating advance tax, net agriculture income shall also be taken into account for computing tax liability. In short, if you are earning agriculture income also, तो do one thing, क्या करोगे वो पता है? स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया था, बस वो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के प्रोविजंस भी आप लोगों को अप्लाई करके निकालना पड़ेगा टैक्स। वो उसमें अपन ने 3 स्टेप्स पढ़े थे। स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर बेसिक टैक्स। स्टेप नंबर 2 में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उसके ऊपर बेसिक टैक्स। फिर 1 - 2 करके जो आंसर आया दैट इज योर फाइनल बेसिक टैक्स। फिर रीबेट, सरचार्ज, HEC, वो सब का इफेक्ट देना है। सो वो लोग बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम तो फिर आप उसका भी इफेक्ट दे देना। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि अगर एक पर्सन है जो रेसिडेंट है और जो सीनियर सिटीजन है, अगर एक पर्सन है जो रेसिडेंट है प्लस वो पर्सन सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम के अंदर अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम नहीं है, उसकी इनकम के अंदर अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम नहीं है, तो फिर ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी ना, 3, उसको एडवांस टैक्स जो है वो भरने की जरूरत भी नहीं है। सो एडवांस टैक्स के जो प्रोविजंस है वो उसको एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो अगर एक पर्सन है जो रेसिडेंट है, जो सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है ना, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की ज़रूरत भी नहीं है। उसको एडवांस टैक्स जो है वो भरने की ज़रूरत भी नहीं है।
सो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट में दी हुई है, ये रहा। वेर एन असेसी इज रेसिडेंट प्लस सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन and does not have any income chargeable under the head PGBP, provisions of advance tax is not applicable. अब ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पर्सन रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, समझो उसकी इनकम में सैलरी इनकम है प्लस अदर सोर्स इनकम है, या उसकी इनकम में सैलरी इनकम है प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम है प्लस अदर सोर्स इनकम है, या फिर उसकी इनकम में बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्स है, या बिजनेस एंड प्रोफेशन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स है, या फिर कोई अदर पर्सन है, अदर पर्सन में सैलरी प्लस अदर सोर्सेस है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस है, बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस अदर सोर्सेस है, एंड लास्ट में बिजनेस एंड प्रोफेशन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस है। अब समझो कि उसका जो एस्टिमेटेड टैक्स आ रहा है, एस्टिमेटेड टैक्स वो आ रहा है 8,000, 80,000, 8,000, 80,000, 8,000, 80,000, 8,000 एंड 80,000। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। चलो, फर्स्ट केस में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, सैलरी अदर सोर्स है, एस्टिमेटेड टैक्सेस 8,000, क्या उसको एडवांस टैक्स आएगा यहाँ पे? तो आंसर इज नो, यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं आएगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स है, बिजनेस नहीं है उसके हेड में, बिजनेस नहीं है ना, भले ही उसका एस्टिमेटेड टैक्स 80 है तो भी एडवांस टैक्स नहीं आएगा। बट यस, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है और उसका एस्टिमेटेड टैक्स 8,000 है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि अब 10,000 से ज़्यादा नहीं है, 10 या उससे ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पे आ जाएगा। और अदर पर्सन के केस में ना, अपने को हेड तो देखना ही नहीं है कौन से हेड की इनकम है, अपने को डायरेक्टली 10,000 की लिमिट देखनी है। जहाँ जहाँ पे भी 10,000 से ज़्यादा है या इक्वल टू 10,000 है वहाँ पे एप्लीकेबल, बाकी नॉट एप्लीकेबल। आप एक गलती मत करना, इट इज मोर देन और इक्वल टू, आप इक्वल टू भूल जाते हो, इक्वल टू ध्यान में रखना, मोर देन और इक्वल टू। सो ये आपका वो पॉइंट हो चुका सीनियर सिटीजन वाला। अब एक पॉइंट और, फिर आप ये एग्जाम्पल चाहिए तो नोट कर लेना। अब ये जो पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, 210, ये आपके इंटर सीए के सिलेबस में नहीं था, ये एक नया सेक्शन है। अच्छा, जो भी चैप्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 234 ABC पे कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन। सो ये इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। एक है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, चैरिटेबल ट्रस्ट करके, वो अपन करने वाले डिस्कस। बाकी ये सब अभी छोटे छोटे चैप्टर्स जो है वो सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अपना ये एडवांस टैक्स खत्म हो जाएगा, कल अपन DRP करके वो ख़त्म करेंगे, एक 14A करके सेक्शन है वो ख़त्म करेंगे, अभी फटाफट हो जाएगा। चलो, अब 210 करके सेक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है बहुत। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्रॉम AO। सी अंडरस्टैंड, एडवांस टैक्स जो है वो किसको भरना चाहिए? तो असेसी जो है वो भरना चाहिए एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो है वो कौन भरना चाहिए? असेसी जो है वो भरना चाहिए एडवांस टैक्स। बट यस, कभी कभी आप लोगों को ऑर्डर आ सकता है, कहाँ से? AO से ऑर्डर आ सकता है कि आप एडवांस टैक्स पे करो। वो लोग बोल सकते हैं कि आप एडवांस टैक्स पे करो, मतलब डिपार्टमेंट जो है वो बोल सकता है आपको। सो क्या लिखा है? द AO में पास एन ऑर्डर एंड इशू अ नोटिस ऑफ डिमांड अंडर 156 रिक्वायरिंग असेसी टू पे एडवांस टैक्स। सो ये वहां से ऑर्डर आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर आ रहा है क्या कि आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको एडवांस टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट के साइड से ऑर्डर आ रहा है। सो द AO में pass an order and issue a notice of demand under section 156 requiring assessee
to pay advance tax. Conditions to be satisfied for issuing such order. First, the assessee has already been assessed by a way of regular assessment in any previous year. मतलब क्या, assessee का एक बार रेगुलर असेसमेंट हुआ है तो ही एओ आपको ऑर्डर भेज के बोल सकता है कि एडवांस टैक्स भरो. दिस इज फर्स्ट कंडीशन, मतलब आपका एक बार असेसमेंट तो होना चाहिए. Second condition, the assessing officer is of the opinion that such person is liable to pay advance tax. Assessing officer को ऐसा लग रहा है क्या कि उसको एडवांस टैक्स जो है वो भरने को आ रहा है. Such order can be passed at any time during the financial year but not after last day of Feb. बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि तुम समझो एडवांस टैक्स आपको भरना है इन प्रीवियस ईयर, तो ये लोग ऑर्डर कभी भी पास कर सकते हैं, फेब के बाद नहीं, क्योंकि वैसे भी लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च है तो उनको उसके पहले ही करना पड़ेगा, तो फेब के बाद ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता. सच ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग एंड सच ऑर्डर ऑल्सो स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ टू बी पेड बाय द असेसी. सो उसको वो ऑर्डर के अंदर ये भी लिखना पड़ेगा कि आपको कब कब एडवांस टैक्स देना है और कितना एडवांस टैक्स भरना है. आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो पहले तो आपका ये कौन बोल रहा है एडवांस टैक्स भरने को? डिपार्टमेंट बोल रहा है हमें. ऐसे तो एडवांस टैक्स कौन भरने वाला है? तो ऐसे तो एडवांस टैक्स असेसी को भरना चाहिए, बट यहाँ पे वो लोग ने बोला है कि एओ के पास भी पावर है. क्या पावर है? कि वो हमें बोल सकता है एडवांस टैक्स भरने के लिए थ्रू एन ऑर्डर. अब वो ऑर्डर कब पास कर सकता है? तो पहले तो असेसी का रेगुलर असेसमेंट हो चुका है. दूसरा, असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से असेसी को एडवांस टैक्स भरना चाहिए था और उसने नहीं भी भरा होगा. तीसरा, वो ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए और फेब के पहले ही पास हो जाना चाहिए, फेब के बाद नहीं हो सकता. एंड लास्ट पॉइंट, वो ऑर्डर के अंदर सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए. अब such order can be issued even if assessee has paid any installment of advance tax during the year which is in the opinion of AO not as per the provisions of 211. so इसका मतलब क्या? इन केस assessee ने एडवांस टैक्स भर भी दिया है बट AO के हिसाब से उसने बराबर से भरा नहीं है तो भी कहने से ये नोटिस जा सकती है, तो भी ये मतलब ऑर्डर आ सकता है कि भाई आप एडवांस टैक्स पे करो. बैठ रहा है दिमाग में? अब समझो मैं असेसिंग ऑफिसर हूँ, आयुष आप असेसी हो, मैं आपको ये ऑर्डर देने वाला हूँ कि पे एडवांस टैक्स, बट अब मैं आपको एडवांस टैक्स भरने बोलूँगा तो आप थोड़ा सा समझो, मुझे भी कुछ चीज़ बेस लेनी पड़ेगी. मतलब मुझे भी तो ये सोचना पड़ेगा कि आयुष की इनकम कितनी लूँ और उस पर टैक्स कैलकुलेट करूँ, क्योंकि एडवांस टैक्स भरना है तो उसके लिए मुझे भी तो आपकी कुछ इनकम चाहिए होगी. इनकम तो मैं आपकी इनकम क्या लूँगा, कौन सी इनकम पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा. सो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय असेसिंग ऑफिसर, मुझे अमाउंट क्या लेना है, मुझे क्या समझना है, आयुष की इनकम क्या है. द अमाउंट डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर शैल बी द हायर ऑफ द फॉलोइंग: टैक्स ऑन द लेटेस्ट असेस्ड इनकम एज पर रेगुलर असेसमेंट और टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय द असेसी इन द रिटर्न relating to the previous year subsequent to the previous year for which regular assessment has been made. इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो हायर क्या लेना है, हमें हायर अमाउंट लेना है, हायर. अब इसका मतलब क्या? देखो, आपका जो अभी ईयर चल रहा है वो है 24-25. इसके प्रीसीडिंग ईयर समझो 23-24 हो गया, 22-23 हो गया, 21-22 हो गया, 20-21 हो गया, 19-20 हो चुका. ये सब आपके प्रीसीडिंग ईयर्स है. समझो ये सब सालों में असेसी ने रिटर्न फाइल कर दिया था. अभी जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 24-25 और उसने जो रिटर्न के अंदर इनकम दिखाई थी, दैट इज रिटर्न्ड इनकम, वो समझो के बताई थी यहां पे 80 lakhs, 90 lakhs, 120 lakhs, 140 lakhs एंड 70 lakhs. बराबर, उसने ये इनकम दिखाई थी.
अब उसका असेसमेंट भी हुआ था, तो असेस्ड इनकम जो थी उसका असेसमेंट समझो ये ईयर का नहीं हुआ था, प्लस ये ईयर का भी नहीं हुआ था, ये ईयर का असेसमेंट हुआ था, उसकी इनकम थी 140 लाख। फिर ये ईयर का असेसमेंट, चलो यहाँ पे ऐसा समझो कि असेसमेंट हुआ था 160 लाख, यहाँ पे असेसमेंट हुआ था 180 लाख पे, और यहाँ पे असेसमेंट नहीं हुआ है। अब ये 2 साल का असेसमेंट हुआ है, तो आपको क्या करना है अभी, आपको नंबर 1 टैक्स लेना है ऑन लेटेस्ट असेस्ड इनकम एज पर रेगुलर असेसमेंट। आपका लेटेस्ट असेसमेंट कब हुआ, यहां पे 22-23 में हुआ 180 लाख, या फिर और टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय द असेसी इन रिटर्न रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू द प्रीवियस ईयर फॉर विच रेगुलर असेसमेंट हैज बीन मेड। मतलब एक बार आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ, उसके बाद जो भी आपने रिटर्न्स फाइल किए होंगे, उसके बाद जो भी आपके रिटर्न्स फाइल हुए रहेंगे, उसमें जो इनकम दिखाई होगी, तो उसके बाद तो एक ही रिटर्न फाइल हुआ है ये 70 लाख वाला। तो अभी आपको क्या बेस लेना पड़ेगा, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं तो मैं ऐसा समझूंगा कि आयुष आपकी 24-25 की इनकम कितनी है, 180 लाख है, और मैं 180 लाख को बेस बना के उस पे कैलकुलेट करूंगा हाउ मच एडवांस टैक्स आयुष यू आर लायबल टू पे। सो पहले तो इसीलिए आपका एक तो रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी, तो ही आपको एओ ये ऑर्डर जो है वो भेज सकता है। और आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट रेगुलर असेसमेंट हुआ है वो लेना है, उसके बाद जब भी आपने रिटर्न फाइल किया वो देखना है, और दोनों में से जो भी हायर आया है वो। अभी समझो इधर 170 लाख के बदले 270 लाख होता, तो हम कहने से 270 लाख के बेसिस पे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके उसको भेजते हैं। बैठा दिमाग में? लास्ट असेसमेंट कब हुआ है वो देखो, आपका मल्टीपल ईयर्स होंगे तो जो हायर होगा यू कैन सिलेक्ट दैट, मल्टीपल ईयर्स होंगे रिटर्न्स के तो हायर जो होगा वो आप सिलेक्ट कर लो, बराबर। अब फ्रेंड्स, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय असेसी ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, यह आ गया, मैंने ऑर्डर दिया आयुष आपको ये एडवांस टैक्स भरना है। नाउ व्हाट प्रोसीजर आयुष विल फॉलो, आयुष क्या फॉलो करेगा, सो वेयर द इनकम एस्टिमेटेड बाय एओ इज करेक्ट, देन एसएससी एडवांस टैक्स टू बी पेड बाय एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ। आयुष ने भी देखा कि नहीं भाई इनकम बराबर एओ ने कैलकुलेट की है, तो फिर कहने से वो भरेगा एडवांस टैक्स उस हिसाब से। तो इसमें तो कोई इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, वेदर इंटीमेशन टू एओ इज रिक्वायर्ड, नहीं, भरना चालू करो बस। वेयर द असेसी एस्टिमेट्स इज करंट इनकम टू बी हायर देन द इनकम एस्टिमेटेड बाय एओ। अभी उसको लग रहा है आयुष को कि उसकी इनकम और ज्यादा है, एओ ने तो ऑर्डर में कम दिखाई है, तो भाई अब तू तेरी इनकम के हिसाब से एडवांस टैक्स भरना चालू कर। ज्यादा भरने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एडवांस टैक्स, तो इधर भी कोई एओ को जरूरत नहीं है। बट यस, एओ ने बोला कि भाई आयुष तेरी इनकम हम समझ रहे 270 लाख है, बट आयुष को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी इनकम कम है, मेरा एडवांस टैक्स कम आना चाहिए। तो देखो, where assessee estimates his current income to be lower than estimated by AO, तो फिर on the basis of his own estimate, वो खुद के एस्टिमेट के हिसाब से भर सकता है, पर यस उसको assessee shall submit his own estimate of current income to AO in form number 28A। उसको बोलना पड़ेगा AO को कि भाई AO मेरी इनकम कम है, मैं मेरे हिसाब से अभी एडवांस टैक्स भर रहा हूं, वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एज पर 210 सबसेक्शन 4, AO कैन रिवाइज हिज ऑर्डर टू पे एडवांस टैक्स एट एनी टाइम बिफोर 1 मार्च ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सो ये ऑर्डर रिवाइज भी हो सकता है 210 का। बस ये एक सेक्शन नया है, ये सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं था इंटर सीए में, सो ये एक सेक्शन नया है, बाकी सब चीज़ें तो आपको इंटर सीए में सेम थी, कॉपी पेस्ट ही है। अब पहले इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके,
अब आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके, तीर्थ देख लो ये। अच्छा, 1 मिनट है तीर्थ, पहले ये लिख रहे हैं ऊपर। 1 ही मिनट तीर्थ। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, अब अपने को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। अब 234A जो सेक्शन है 234A, इसमें आपको इंटरेस्ट लगता है इफ देर इज डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स। अगर रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A। 234B एंड 234C, ये दो इंटरेस्ट इसीलिए लगती है क्योंकि आपने एडवांस टैक्स जो है उसका नॉन पेमेंट हुआ था, या एडवांस टैक्स जो है उसका शॉर्ट पेमेंट हुआ था, इसीलिए आप लोगों को ये दो इंटरेस्ट लगती है, दैट इज 234A एंड 234B एंड 234C। अब ध्यान देना, हमें ये 3 इंटरेस्ट पढ़नी है। आज तक आपने जितनी भी बार इंटरेस्ट पढ़ी होगी, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, आपको 3 चीजें चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। एक चाहिए अमाउंट, दूसरा चाहिए रेट एंड तीसरा चाहिए ड्यूरेशन। अब ये तीनों के तीनों सेक्शन में एक कॉमन पॉइंट क्या है पता है? कॉमन पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये एक कॉमन पॉइंट है तीनों सेक्शन के अंदर कि आपको जो इंटरेस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। दूसरा एक कॉमन पॉइंट क्या है कि जो भी आपको अमाउंट आएगा ना एडवांस टैक्स, अमाउंट जो भी आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ कैसे राउंडिंग ऑफ होता है वो समझो। अगर अमाउंट 1,320,000 आया, 320, तो जो भी फ्रैक्शन में अमाउंट है ना 100 के ऊपर वाला, उसको इग्नोर करना है। मतलब इसमें हो जाएगा 1,300,000। समझो अमाउंट आया 1,350,000, तो भी 1,300,000। एंड अगर अमाउंट आया 1,399,000 तो भी 1,300,000। हमेशा जो फ्रैक्शन में अमाउंट आ रहा है वो इग्नोर करो। ये दूसरा कॉमन पॉइंट है। अमाउंट को राउंडिंग ऑफ करना है एंड रेट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये रेट है। सो आपका ये रेट हो जाएगा 1%, वो कॉमन है रेट। 1% जो रेट है वो कॉमन है। एंड अमाउंट जो है, अमाउंट आपका जो है उसमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को इतना? अब कितने अमाउंट पे ये इंटरेस्ट लगेगा और कितने टाइम के लिए ये इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको क्वेश्चन, वो आपको सेक्शन के अंदर सिखाया जाएगा। अब आप ये 3 पॉइंट्स देखो क्या लिखा है, 1, 2 एंड 3, बराबर। अब है ना, अब ये जो प्रोविजन है 234A, B एंड C, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये प्रोविजन एक्सप्लेन करता हूं। समझो कि एक पर्सन है मिस्टर ए। अब ध्यान देना, कैलकुलेटर ले लेना हाथ में, कैलकुलेशन बहुत आने वाला है। मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर उसका है 24-25। अब मिस्टर ए ने क्या किया, 24-25 में उसने एडवांस टैक्स के पेमेंट्स किए हैं।
उसने पहला पेमेंट 13 जून 24 को किया, समझो उसने 10,000 रुपया एडवांस टैक्स भर दिया। उसने सेकेंड पेमेंट 14 सितंबर 24 को किया, उधर उसने 15,000 का एडवांस टैक्स भरा। फिर उसने 3 दिसंबर 24 को किया एडवांस टैक्स का पेमेंट, और 5,000 रुपया यहाँ पे एडवांस टैक्स भरा उसने। फिर उसने 15 मार्च 25 पे और 10,000 का एडवांस टैक्स भर दिया, और उसने 17 मार्च 25 पे समझो कि 8,000 रुपये का एडवांस टैक्स भरा। सो उसने एडवांस टैक्स की पेमेंट्स देखो कैसे की हुई है, कोई वो परसेंटेज फॉलो नहीं किए, 15%, 45, 75, रैंडम पेमेंट्स किए हैं। 10 + 15 + 5 30, 40 एंड 48 का आपका एडवांस टैक्स गया है टोटल। सो 48,000 का आपका क्या गया है, एडवांस टैक्स। अब मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आप जो एडवांस टैक्स भरते हो ना, उसका आपको कहीं पे भी कोई सबमिशन नहीं करना पड़ता है कि हमने कौन से बेसिस पे भरा है। कोई एस्टीमेट कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई चीज़ें डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली अपने हिसाब से भर सकते हो। अभी हम लोग क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हैं प्रैक्टिकली कि भाई तू थोड़ा सा ना एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दे, भाई तू थोड़ा सा एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेरे को रिफंड लेना पड़ेगा, पर एटलीस्ट तू 234A, B और C की जो इंटरेस्ट है उससे तो बच जाएगा। तो तू थोड़ा सा एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दे। और प्रैक्टिकली तो मैं आपको बताऊँ ना, लास्ट ईयर का इनकम देखते हैं लोग कितना है, लास्ट ईयर के इनकम पे टैक्स निकालते हैं इस साल, और बस उसमें थोड़ा सा एडिशन करके वो लोग भर देते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आपको एस्टिमेशन देने की तो ज़रूरत है नहीं। और आप लोगों को और एक चीज़ समझो, आपका समझो एस्टिमेटेड टैक्स आपने किया भी, कैलकुलेशन कोई करता नहीं है प्रैक्टिकली, बट आपने किया, और समझो आपका एस्टिमेटेड टैक्स 1 लाख आया, आपने पहली इंस्टॉलमेंट 15,000 की भरी, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 की होनी चाहिए। बट आप समझो कि आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 45 की भर दी या 50,000 भर दिया, चलेगा क्या? अरे चलेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इनकम ज़्यादा होने वाली है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दो। आप एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दो, उससे आपका फ़ायदा यही होगा कि आपको इंटरेस्ट से बच जाओगे, आप लोग इंटरेस्ट से बच जाओगे, और कल उठ के रिफंड लेना पड़ा तो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा अपने को। सो अभी असेसी ने, मिस्टर ए ने एडवांस टैक्स के पेमेंट्स कर दिए 10, 15, 5, 10 और 8। ये जो 17 तारीख को टैक्स पे किया है, क्या ये भी एडवांस टैक्स माना जाएगा? तो आंसर इज यस। एनी टैक्स विच यू विल पे इन प्रीवियस ईयर इज एडवांस टैक्स। हाँ, गवर्नमेंट को सारा टैक्स 16 तारीख तक चाहिए, सॉरी 15 तारीख तक चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 16 से लेके 31 तक जो आप पेमेंट करोगे वो एडवांस टैक्स नहीं है, ये भी एडवांस टैक्स तो माना जाएगा। अब क्या हुआ कि ये असेसी ने एडवांस टैक्स पे कर दिया, अब असेसी अपना रिटर्न फाइलिंग करने जा रहा है, रिटर्न फाइलिंग। तो उसने अपनी रिटर्न इनकम जो दिखाई है, रिटर्न इनकम, समझो कि वो है 15 लाख, और हम असेसी को ऐसा ही समझ रहे हैं कि ही इज पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल स्कीम। अब आपको मैं अगर बोलूं 15 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, तो 5 लाख के ऊपर 30% आ जाएगा, प्लस 1,12,500। 15 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा? 30% प्लस 1,12,500 बराबर। अब आपका जो बेसिक टैक्स आ रहा है, बेसिक टैक्स वो देखो आ रहा है 2,62,500 आया ये। अच्छा एक मिनट सर, ड्यू डेट फॉर एडवांस टैक्स फॉर फर्स्ट बट इनकम ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 31 में और फर्स्ट। इनकम जो है वो पूरे साल की कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको।
इनकम आप 2 महीने की कैलकुलेट करके 2 महीने की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम आई तो आप बोलोगे टैक्स ही नहीं है, एडवांस टैक्स। पूरे साल का एस्टिमेट करना है इनकम, पूरे साल का इनकम चेक करो, ठीक है। चलो अब आया ये बेसिक टैक्स आ गया, आप अपने एंड पे कैलकुलेशन करते रहना वहाँ पे। अब इसमें देखो कोई रिबेट विबेट तो आएगा नहीं, सरचार्ज भी नहीं आएगा, डायरेक्टली अपन क्या लगा देंगे, HEC लगा देंगे। सो इसमें आप 4% और जोड़ दो, 10,500 आपका आ जाएगा। सो अब टोटल आ गया 2,73,000। दिस इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी टोटल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो रिटर्न इनकम थी, समझो इसमें आपका ये रिटर्न इनकम के अंदर आपका TDS था। TDS कितना लेते हैं TDS, चलो 50,000 ले लेते हैं, 50,000 TDS था। तो अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप लोगों को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा TDS, क्योंकि उतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है 50,000। सो 273 माइनस 50, 2,23,000 आएगा। और अब इसमें से और एक चीज हम माइनस करेंगे, क्या, एडवांस टैक्स 48,000, वो भी तो हमने भर दिया है। तो माइनस करो 48,000, बचा कितना, 1,75,000। अब आप थोड़ा सा समझो, एक चीज यहां पे मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है ये 2,23,000 जो उसके सामने मुझे कुछ लिखना है। ध्यान से सुनो, क्या आप लोगों ने प्रॉपर एस्टिमेट किया था एडवांस टैक्स का, तो आंसर इज नो। अगर आप प्रॉपर एस्टिमेट करते, प्रॉपर एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, तो कहने से आपको कितना टैक्स एडवांस में भरना चाहिए था, 2,23,000 भरना चाहिए था। सो मैं इसके सामने ये जो 2,23,000 है, इसके सामने लिख सकता हूं ये मेरा होना चाहिए था एडवांस टैक्स पेबल। ये होना चाहिए था, इतना पेबल होना चाहिए था। बट तुम समझो मेरा ये 48,000 इज एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड 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 है, बैठा दिमाग में बैठा आपके। तो ये जो बच गया ना, दैट इज योर बैलेंस एडवांस टैक्स। ये बैलेंस टैक्स है जो आपको और भरना पड़ेगा। अब ये जो लाइन है ना, ये एडवांस टैक्स पेबल जो मैंने रेड में लिखा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो समझ में मेन तो आना चाहिए कि इतना टैक्स हमें एडवांस में भरना चाहिए था, अपन ने कम भरा है एडवांस में टैक्स, 48,000 ही पे किया है। सो देयर इज शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अपन पहला इंटरेस्ट पढ़ना स्टार्ट करते। पहला इंटरेस्ट 234A का। अब आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI इज 31 जुलाई 2025। आपका जो एक्चुअल डेट है, एक्चुअल डेट ऑफ ROI इज 10 नवंबर 25। चलो डिले तो हो चुका, तो अब आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अब तुम समझो ये तो ऐड होगा ही, इंटरेस्ट तो ऐड होगा, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट तुम और एक चीज समझो, यहां पे और एक चीज ऐड हो जाएगी, क्या, फी अंडर सेक्शन 234F। और फी में मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 5,000 रुपया फी आएगी, क्योंकि इनकम मेरी 5 लाख से ज्यादा है। 5,000 फी आ जाएगी, वो तो आएगी, रिटर्न लेट हो चुका है। चलो अब इंटरेस्ट पे आता हूं मैं। सो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ROI। अब मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। कितना इंटरेस्ट आएगा मुझे भरने को, तो इंटरेस्ट के लिए मुझे चाहिए अमाउंट, मुझे चाहिए रेट और मुझे चाहिए ड्यूरेशन।
पहले तो मैं बात करता हूं रेट की। रेट मुझे पहले से ही पता है कि नहीं से 1% हो जाएगा। ड्यूरेशन, अब मेरे को जुलाई में रिटर्न फाइल करना था, नहीं किया, इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के 10वें दिन पे किया है। कैन आई से ईयर पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ ओनली। सो इसका मतलब मेरा ड्यूरेशन हो गया 4 मंथ्स। अब मेरे को क्या पता करना है, अमाउंट, कौन से अमाउंट पे मैं लगाऊं ये इंटरेस्ट। तो तुम समझो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास एक ही अमाउंट है जिसपे मैं इंटरेस्ट लगा सकता हूं, और वो है 1,75,000। सो 1,75,000 इंटू 1% इंटू फोर कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है ये इंटरेस्ट, 7,000। तो अब आपको 7,000 की ये इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी। अब देखो आपको इधर 7,000 रुपया है ना ऐड करना पड़ेगा। अब 1,75,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 टोटल आ जाएगा 1,87,000। ये अमाउंट चेंज होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। ये टैक्स आप लोग नॉर्मली, मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली लोग ये टैक्स भरते कब है, जिस दिन वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। अभी ये 10 तारीख को रिटर्न फाइल किया है। इन केस अगर आपने ये टैक्स पहले भर दिया तो खत्म, फिर आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वही टाइम तक होगी जब तक आपने वो टैक्स भरा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सारा टैक्स तो मिल गया, फिर तो कोई डिफॉल्ट है नहीं। बट अभी अपन ऐसा ही अज्यूम कर रहे हैं क्या, कि दिस सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज पेड ऑन द डेट व्हेन यू आर फाइलिंग योर रिटर्न। जब आप अपना रिटर्न भर रहे हो तभी आप लोगों ने ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे किया है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अब फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको यहां पे क्या सिखाना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल यही सम में एडवांस टैक्स पेड जो है ना, पेड 48,000 के बदले 3 लाख होता है। 3 लाख होता अगर एडवांस टैक्स पेड। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बैलेंस जो टैक्स है वो नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव मतलब अपने को क्या लेना पड़ता है, रिफंड लेना पड़ता है। रिफंड बराबर है, अपने को रिफंड आता 77,000 का। अब 77,000 का रिफंड अगर आ रहा है और आपने समझो रिटर्न लेट फाइल किया, लेट 31 जुलाई ड्यू डेट था, 10th को फाइल किया। अब थोड़ा सा सोचो, डिले हुआ है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट लगने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो होना चाहिए ना जिसपे हम इंटरेस्ट लगाए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, 234A का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल कब होता है, तो वो एप्लीकेबल होता है जब आपका डिले हो रहा है प्लस आपका कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो ही 234A का प्रोविजन अप्लाई होता है। पहले इतना समझा। अब ये सब कैलकुलेशन किसने किया है, तो ये सब कैलकुलेशन जो कर रहा है पर्सन वो है मिस्टर ए, दैट इज असेसी कैलकुलेशन कर रहा है। अब क्या हुआ, अब आगे देखो। अब यही असेसी का केस सिलेक्ट वाइन असेसमेंट। सो नंबर 1, या तो उसको इंटीमेशन आ सकता है अंडर सेक्शन 143(1), या फिर उसका रेगुलर असेसमेंट हुआ अंडर 143(3). तो इन सब में अब इनकम आपकी चेंज हो जाएगी। अब इनकम चेंज हुई तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे तो इंटीमेशन में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, रेगुलर असेसमेंट में भी, इवन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। आई विल टेक वन एग्जांपल अभी, सिर्फ इजी रखने के लिए चीजें, कि रेगुलर असेसमेंट हुआ आपका 143(3) का, और आपकी ये रेगुलर असेसमेंट में आपने जो इनकम दिखाई थी रिटर्न्ड इनकम जो थी 15 लाख, उसमें ऐड किया, एडिशंस हुए ड्यूरिंग असेसमेंट 3 लाख के।
18 लैक्स आपकी इनकम हो गई एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसको हम असेस्ड इनकम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? असेस्ड इनकम। यह असेसमेंट हुआ, नहीं हुआ असेसमेंट तो खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। अब आपकी इनकम 18 लाख हो गई है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी इनकम आपने बताई थी 15 लैक्स, आपने 15 लैक्स को ध्यान में रख के सारा टैक्स वैक्स जो भी है वो सब भर दिया। ये 1,87,000 भर दिया, विच इंक्लूड्स टैक्स, विच इंक्लूड फी, विच इंक्लूड 234A का इंटरेस्ट ऑल्सो। अब आपकी इनकम हो गई है 18 लैक्स। तो अब पहले तो अपन 18 लैक्स पे क्या कैलकुलेट करेंगे? बेसिक टैक्स। तो 18 लैक्स पे बेसिक टैक्स मतलब 8 लाख पे 30%, 8 लैक्स पे 30% प्लस 1,12,500, सो ये आ गया 3,52,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, सो 4% ऐड कर दो, 3,66,600 ये टोटल आ चुका। आपका टीडीएस का अमाउंट तो सेम ही है, 50,000 जो पहले था वही, सो माइनस करो 50,000, 3,16,600 आ गया। एंड उसमें से माइनस करो क्या? एडवांस टैक्स पेड। कितना एडवांस टैक्स पे हुआ था? 48,000, सो माइनस करो 48,000, 268,600। बैठ रहा है दिमाग में आपके कैलकुलेशन? अब ये जो है 3,16,000, दिस इज एडवांस टैक्स पेएबल, इतना आपको भरना चाहिए था। ये आपका करेक्ट फिगर है अगर समझ में आ रहा हो तो, पर आपने भरा है 48, सो देयर इज शॉर्ट पेमेंट। ठीक है, बैलेंस टैक्स आ रहा है। आप अगर बैलेंस टैक्स देखोगे यहाँ पे 268,600, और आपका जो बैलेंस टैक्स देखोगे ना, आपका बैलेंस टैक्स वो था 175। अगर डिफरेंस देखोगे तो 93,600 डिफरेंस है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपकी इनकम 3 लाख से बढ़ी है, 3 लाख से इनकम बढ़ी, तो 3 लाख यू आर इंटू 30% टैक्स ब्रैकेट, 30,000 30% ऑफ 3 लाख इज 90,000 प्लस 4% HEC 93,600। सो ये तो टैक्स की बात हो रही है। अभी टैक्स आपका 93,600 से बढ़ा, आपको 268,600 पे नहीं करना है, ये तो आपका टोटल टैक्स आया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? एसएटी भरा ना ऊपर, वो भी तो माइनस होगा ना, तो रुक जाओ, एसएटी भरा वो माइनस हो जाएगा। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आपका टैक्स तो बढ़ा ही। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है पता है? डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम आपका यहां पे ये वाले केस में हम आपका इंटरेस्ट जो है ना 234A का वो भी रिवाइज करेंगे। मतलब अब डिपार्टमेंट के पास पावर आ चुका है क्या कैलकुलेशन करने का? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। सो अब डिपार्टमेंट कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा है। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपका जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट आपका जो ड्यू डेट था वो था 31 जुलाई 25। आपने जो एक्चुअल डेट रिटर्न फाइलिंग का था, ये आरओआई का ड्यू डेट और ये आरओआई का एक्चुअल डेट, वो था 10 नवंबर 25, तो डिले तो हुआ था। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कौन करेगा? 234A में डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम भी अमाउंट लेंगे, रेट लेंगे और ड्यूरेशन ले लेंगे। अमाउंट क्या होगा? तो पहले तो रेट क्या होगा? तो बोले 1%। ड्यूरेशन क्या होगा? 4 मंथ्स। मतलब जो आपने कैलकुलेशन किया ना 1% और 4 मंथ्स, सेम कैलकुलेशन। बस वो लोग क्या बोल रहे पता है कि जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट वो था बैलेंस टैक्स ऑन रिटर्न इनकम, जब आपने कैलकुलेट किया था, हम लेंगे बैलेंस टैक्स ऑन असेस्ड इनकम। So 2686 into 4, 10,744 आपकी इंटरेस्ट आएगी। और ये इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर देना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 10,744, ये इंटरेस्ट आप ऐड कर दो। और यहाँ पे ऐड करो फी अंडर सेक्शन 234F
जो है 5,000 स्टैंडर्ड फी है ये तो। सो अभी 2,68,600 प्लस 10,744 प्लस 5,000 2,84,344 अमाउंट आया। और इसमें से आप माइनस करो क्या, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,87,000 का। सो माइनस 1,87,000 97,344, इतना आपको और भरने को आएगा, ये आपको और पे करना पड़ेगा। ये क्या होगा, जब आपका असेसमेंट खत्म होगा ना, तो जो असेसमेंट ऑर्डर होगा वो प्लस नोटिस ऑफ डिमांड जो आता है उसमें ये कैलकुलेशन होगा। आपका असेसमेंट समझो खत्म हुआ ऑन 10th August 2026, इस दिन पे खत्म हुआ है 10th August 2026। बैठा दिमाग में? अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो देखो, ये 97,344 जो है ना, ये और कुछ नहीं है, इसमें आपका बेसिक टैक्स है 90,000 का, क्योंकि आपकी इनकम 3 लाख से बढ़ी थी, प्लस इसके अंदर HEC है 3,600 का, एंड प्लस इसके अंदर 234A जो सेक्शन है ना, उसका डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब क्या, आपका 234A 7,000 आ रहा था, इधर आ रहा है 10,744, सो 3,744 आपका क्या है, तो आपका वो ये अपना 234A का डिफरेंस है। तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 97,344। सो पहले कैलकुलेशन किसने किया है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन इज डन बाय असेसी एंड देन दिस कैलकुलेशंस आर रिवाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में ये कैलकुलेशन को क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। अब है ना, ऐसा भी हो सकता है कि असेसी जो है, अब मैं सेकेंड सिचुएशन पे जा रहा हूं, असेसी मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने प्रीवियस ईयर 24-25 में एडवांस टैक्स के पेमेंट्स कर दिए, एडवांस टैक्स के पेमेंट्स वो कर दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने एडवांस टैक्स भर दिया, उसने एडवांस टैक्स जो है वो पे कर दिया। सो मिस्टर ए ने ये एडवांस टैक्स भर दिया है 48,000 का, बट फिर है ना, मिस्टर ए ने अपना रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, रिटर्न उसने फाइल नहीं किया है। क्या फाइल नहीं किया, रिटर्न जो है वो उसने फाइल नहीं किया है, रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। मिस्टर ए ने रिटर्न जो है वो अभी तक फाइल नहीं किया, मतलब अब ये वाला जो कैलकुलेशन है ना वो हुआ ही नहीं है। अच्छा, 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 नोटिस was issued by income tax authority, but मिस्टर ए ने वो नोटिस को इग्नोर किया है, इग्नोर। अब थोड़ा सा सोचो, अगर उसने वो नोटिस को भी इग्नोर किया है तो क्या होगा। अब तो नोटिस जो है, नोटिस जो इग्नोर हुई है, कहने से अब यहां पे हो जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 144। अपन डेट वही ले लेते जो रेगुलर असेसमेंट का था, ऑन 10th August 2026। गया ये भेजे में। अब इधर कोई रिटर्न इनकम तो है ही नहीं अपने पास, तो थोड़ा सा सोचो कि ये असेसी जो है क्या वो कोई कैलकुलेशन करेगा क्या, ये सब नहीं किया उसने कैलकुलेशन। तो अब डायरेक्टली क्या होगा पता है, ये वाले सिचुएशन में डायरेक्टली आपकी आएगी असेस्ड इनकम,
और समझो आपकी असेस्ड इनकम आ गई 18 lakhs। अब इस पे आप क्या कैलकुलेट करो, बेसिक टैक्स, देन यू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और निकालो टोटल। कितना आ रहा था टोटल अपना, 3,66,600 माइनस करो TDS 50,000 का, 3,16,600। ये होना चाहिए था आपका एडवांस टैक्स पेएबल, और इसमें से माइनस करो क्या, एडवांस टैक्स पेड 48,000, बचा कितना 2,68,600। ये बैलेंस है। एडवांस टैक्स नहीं भरा होता इन केस तो 48 भी माइनस नहीं होता, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमें असेसी को वापस से बोलना है कि भाई तू इंटरेस्ट भर, इंटरेस्ट भर अंडर सेक्शन 234A, प्लस असेसी को फी तो लग ही जाएगा अंडर सेक्शन 234F। कितना फी लगेगा उसको, 5,000 फी तो लग जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, समझने जैसा पॉइंट है। अभी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, थोड़ा सा सोचो, उसका जो ड्यू डेट था, ड्यू डेट ऑफ ROI, वो था 31 जुलाई 25। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A में आपको अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और ड्यूरेशन चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए अपने को। रेट तो अपने को पता ही है 1%, अमाउंट हमारे पास एक ही ऑप्शन है 268,600। कब से कब तक ये लगेगा, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, 1 अगस्त से लगना स्टार्ट होगा। क्यों 1 अगस्त, अरे यार 31 जुलाई तो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, उसके बाद से ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त से लगेगा। कब तक लगेगा, अब रिटर्न तो अपन ने फाइल ही नहीं किया है, तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, डायरेक्टली लगाओ तब तक जब तक असेसमेंट खत्म नहीं होता तब तक। मतलब 1 अगस्त से लेके जुलाई 12 महीने हो गए, प्लस 10 तारीख को ऑर्डर पास हुआ है, मतलब 13 मंथ्स के लिए ये इंटरेस्ट लगेगा, 13 मंथ्स। सो 2686 इंटू 13, 34,918। सो ये आ गया 34,918 प्लस 268,600 प्लस 5,000, टोटल हो चुका 3,08,518। और इधर से अभी SAT माइनस नहीं होगा, भरा ही नहीं है तो कहाँ से माइनस होगा। सो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर असेसी ने रिटर्न फाइल कर दिया तो पहले असेसी खुद कैलकुलेशन करेगा, और अगर उसका केस असेसमेंट में सिलेक्ट हुआ तो डिपार्टमेंट वो कैलकुलेशन को रिवाइज करेगा। बट अगर असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो डायरेक्टली बेस्ट जजमेंट में डिपार्टमेंट कैलकुलेशन करेगा। ये आपका पहला इंटरेस्ट खत्म हुआ है 234A का। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ROI इज फाइल्ड, और ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है ROI इज नॉट फाइल्ड। अब मैं आ रहा हूं सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड इंटरेस्ट के ऊपर। सेकंड जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बराबर से समझना। कौन सी इंटरेस्ट है अभी, 234B। अब 234B जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि देयर इज अ नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हम आपको तो ये इंटरेस्ट लगाएंगे। इफ देयर इज नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे अंडर सेक्शन 234B। ठीक है, 234B में इंटरेस्ट अपने को अभी देखना है कितना है। अब एडवांस टैक्स का मतलब क्या है, जो टैक्स आप प्रीवियस ईयर में पे कर देते हो दैट इज योर एडवांस टैक्स। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी टैक्स भरा दैट इज एडवांस टैक्स। तो अब है ना, ध्यान से समझो, 234B जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 234B,
उसमें ना एक कंडीशन डाली है उन्होंने। क्या कंडीशन डाली है कि आप चेक करो हाउ मच एडवांस टैक्स इज पेएबल बाय द असेसी, और उसको आप अमाउंट लिख दो एट ए में लिख दो। उसके बाद इसमें ये जो एडवांस टैक्स पेएबल आया ना, समझो एग्जाम्पल लो कि ये 1 लाख था एग्जाम्पल, तो अब है ना ए का पहले आप 90% ले लो, 90% ऑफ ए, वो आ गया बी, मतलब आ गया 90,000। अब ध्यान से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने जो भी आपका एडवांस टैक्स पेएबल आया होगा, जो भी आपका एडवांस टैक्स पेएबल आया होगा उसका 90% भी भर दिया है एडवांस टैक्स पेड, दैट इज सी। अगर समझो आपने 90,000 तक भर दिया, 90,000 या 95,000 भर दिया है, देयर इज शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल अभी भी है, क्योंकि 1 लाख भरना चाहिए था, आपने 90 भरा या 95 भरा, अभी भी कमी भरा है। लेकिन क्या है ना, तुम्हारा जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन वो 10% से ज्यादा नहीं है। अगर तुमने 10% का वेरिएशन रखा है सिर्फ, मतलब तुमने 90% जितना भर दिया है, तुम्हारा शॉर्टफॉल अभी भी है, लेकिन 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 कितना है, या तो 10% है या 10% से कम है। चल एक काम कर असेसी, हम तुझे 234B का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि तू एडवांस टैक्स जो भरता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे भरता है, तो एस्टिमेट और एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, और अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो उतना डिफरेंस हम चलाने के लिए तैयार है। 10% जितने का डिफरेंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो चल जाएगा, 10% का डिफरेंस बैठ रहा है आपके दिमाग में। अब मेरे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो हाउ मच एडवांस टैक्स असेसी इज लायबल टू पे, 2,23,000। 2,23,000 का आप 90% निकालोगे तो आएगा 2,07,000। आपने भरा है 48,000। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर अमाउंट एट सी इज मोर देन और इक्वल टू बी, तो फिर 234B जो है ना वो नहीं लगता आपको। बट इफ अमाउंट एट सी इज लेस देन बी, तो हम आपको 234B जो है वो लगाएंगे, बराबर। अब यहां पे इंटरेस्ट तो लगेगा, तो क्वेश्चन आता है अमाउंट क्या लेना है, रेट क्या लेना है, और ड्यूरेशन क्या लेना है अपने को। तो पहले तो रेट हो जाएगा 1%। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या अमाउंट पे लगेगी इंटरेस्ट, अमाउंट क्या लेना है अपने को। तो अब ध्यान से सुनना, आपको 2,23,000 भरना चाहिए था, आपने सिर्फ 48 ही भरा। आपका जो एक्चुअल शॉर्टफॉल है ना, दैट इज 1,75,000। अमाउंट सेम लेना है जो अपन ने 234A में लिया था, यहां पे 1,75,000। आप समझो ये 223 में से 48 ही माइनस करना है अपने को डायरेक्टली। अब 90% का क्राइटेरिया सिर्फ चेक करना है कि इंटरेस्ट लगेगा क्या नहीं। अगर लगेगा ना दोस्तों, तो वो एक्चुअल शॉर्टफॉल पे लगाना है, ना कि 90% अमाउंट में से जो एडवांस टैक्स पे किया है उसमें से, एक्चुअल शॉर्टफॉल पे लगेगा। बैठा ये दिमाग में बैठा आपके। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन क्या। तो ड्यूरेशन के केस में बहुत इजी है। व्हाट इज एडवांस टैक्स, टैक्स दैट यू विल पे इन प्रीवियस ईयर। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, क्योंकि 31 मार्च तक तो जो भी टैक्स भरा दैट इज योर एडवांस टैक्स। तो 1 अप्रैल से ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। और कब तक लगेगा, अभी जब तक आप लोग रिटर्न फाइल नहीं करता है तब तक। तो इट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। मतलब आपको ये इंटरेस्ट लगेगा फॉर 8 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। So 1,75,000 into 1% into 8, 14,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, 14।
और अब आप ये 14,000 इधर ऐड करो और टोटल आपका हो जाएगा 2,01,000। ये असेसी का कैलकुलेशन है। ये जो है वो कैलकुलेशन किसका है? असेसी का कैलकुलेशन है। बैठा दिमाग में आपके? अब आ रहा है वापस से डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन। अब ये थोड़ा सा हैवी है, सो अब थोड़ा सा इधर आप लोगों का ध्यान ज्यादा चाहिए। अब आ रहा है डिपार्टमेंट के साइड से कैलकुलेशन, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। सो इधर हम ऐड कर देंगे क्या? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? हम भी चेक करेंगे हाउ मच एडवांस टैक्स इज पेबल बाय असेसी, दैट इज अमाउंट एट ए, देन यू टेक 90% ऑफ ए, that is B, and then you compare that with advance tax paid, that is C. अब एडवांस टैक्स पेबल कितना है? 3,16,600, 316,600 इंटू 90%, मतलब 284,940 पे करना चाहिए था, आपने पे किया है 48, मतलब अमाउंट एट सी इज लेस देन बी, सो 234B इज एप्लीकेबल। पर अब है ना, अब जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पहली चीज़, ये इंटरेस्ट जो है ना, ये इंटरेस्ट जब डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है पता है? कि हमारे हिसाब से जो पीरियड होगा ना, जितने टाइम के लिए आपको ये इंटरेस्ट लगेगी, वो होगा 1 अप्रैल 25। मतलब क्या? जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से ये इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगी, जैसे असेसी को लगी थी वही दिन से ये इंटरेस्ट आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल 25 से। और अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम आपको ये इंटरेस्ट लगाएंगे अप टू 10 अगस्त 26। जब तक असेसमेंट खत्म नहीं होता ना, तब तक हम आपको ये इंटरेस्ट लगाते जाएंगे। मतलब तुम देखो अगर मैं 234A की बात करूं ना, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया है, असेसी को 4 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा था, डिपार्टमेंट ने भी 4 महीने के लिए ये इंटरेस्ट लगाया है। बट इधर वो लोग ये नहीं बोल रहे। 234B में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि असेसी तुझे 8 महीने के लिए इंटरेस्ट लगा था, वो 8 महीने के लिए तो डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा ही, बट वो 8 महीने के बाद जब तक असेसमेंट खत्म नहीं होता तब तक डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा हो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 26 12 महीने प्लस अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 5 महीने और, मतलब ये इंटरेस्ट आपको लगेगी फॉर टोटल 17 मंथ्स। 17 मंथ्स के लिए आपको ये इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करेगा कौन? डिपार्टमेंट। मतलब यहां पे आपका टाइम भी बढ़ चुका है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, ध्यान देना कि आपको 17 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगी। बट अब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। आपने इनकम कितनी दिखाई थी अपने रिटर्न के अंदर? 15 लाख। मैं ऐसे बोल सकता हूं 15 लाख के ऊपर आपने सारा का सारा टैक्स 2,01,000 भर दिया है। कब? इन द मंथ ऑफ नवंबर में आपने सारा का सारा टैक्स जो है उसका पेमेंट कर दिया है। पेमेंट हो चुका है कौन से मंथ में? नवंबर में। और अब आपने डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम 3 लाख से बढ़ाई है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं वो 3 लाख रुपए पे टैक्स देना बाकी है। कब से कब तक? अप्रैल से लेके नेक्स्ट अगस्त तक। मतलब अब मैं इसको डिफरेंट वे में बोल रहा हूं, सुनो। 15 लाख पे टैक्स देना बाकी था फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, 15 लाख पे टैक्स क्लियर हो गया नवंबर में। और 3 लाख रुपए पे टैक्स देना बाकी है, कब से कब तक? अप्रैल से नेक्स्ट अगस्त तक। अब मैं इसको और एक वे में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 18 लाख पे मेरा टैक्स बाकी है देना फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। अप्रैल से लेके नवंबर तक मेरा 18 लाख पे टैक्स देना बाकी है, और उसके बाद मेरा टैक्स देना बाकी है ओनली ऑन 3 लाख। सो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ये इंटरेस्ट तो लगेगी, कौन सी? 234B की, लेकिन 17 महीने
उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या है वो दो पार्ट्स, ध्यान से सुनो, क्या है वो दो पार्ट्स। तो एक तो आपका पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, मतलब हाउ मेनी मंथ्स, 8 मंथ्स। एंड बाकी का जो बैलेंस पीरियड बचा फ्रॉम दिसंबर टू अगस्त, तो ये आपका हो गया 9 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, आपका जो एक्चुअल शॉर्टफॉल है ना, एक्चुअल शॉर्टफॉल दिस 8 मंथ्स के लिए वो है 2,68,600। दिस इज टैक्स विच इज पेबल ऑन 18 लैक्स। इतना टैक्स देना बाकी है ऑन 18 लैक्स। इस पे हम आपको 1% इंटरेस्ट लगाएंगे फॉर 8 मंथ्स, और जो बाकी का टाइम है ना 9 मंथ्स, उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे ऑन 93,600। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? तो 3 लाख पे जो मेरा टैक्स देना बाकी है वो इंटू 1% इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि आपने 15 लाख पे जो टैक्स था ना वो पे कर दिया है। मतलब इधर ये 93,600 कैसे आया, 268,600 माइनस 1,75,000। ये 18 लाख पे टैक्स देना बाकी था, ये 15 लाख पे टैक्स दे दिया आपने, तो फिर तो आपको कहने से सिर्फ 3 लाख पे ही इंटरेस्ट आना चाहिए। सो अब 2686 इंटू 8, मतलब ये अमाउंट आ रहा है आपका 21,488 प्लस 936 इंटू 9, सो ये आ रहा है 8424 21,488। टोटल आपकी इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगी 29,912। बैठा आपके दिमाग में? सो अब यहाँ पे 29,912 डिपार्टमेंट ऐड करेगा, एंड फिर डिपार्टमेंट यहाँ से माइनस करेगा 2,01,000। तुम समझो 284,344 प्लस 29,912 माइनस 2,01,000, आपका फाइनल आंसर 113,256 आएगा। और ये 113,256 क्या है पता है? ये और कुछ नहीं है, ये आपका बेसिक टैक्स है। इसके अंदर कितना, 90,000 का बेसिक टैक्स है। HEC है कितना, 3,600। 234A का डिफरेंस है 3,744, और 29,912 ये आपकी 234B की इंटरेस्ट आई थी 14,000, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 234B का डिफरेंस है कितना, 15,912। ये चार चीज़ों को ऐड करो, आपका अमाउंट सेम आ जाएगा 113,256। मेन तो ये कैलकुलेशन समझा डिवाइड करने का, बराबर। सो ये आप लोगों का डिपार्टमेंट के साइड से कैलकुलेशन खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर 234B इधर भी तो लगाना पड़ेगा जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है तब। तो ये कौन सा, ये सेकंड केस आ गया, रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय असेसी। सो इधर भी हम ऐड तो करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। अब इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 234B, वापस से आप चेक करोगे हाउ मच एडवांस टैक्स इज पेएबल, दैट इज A, you take 90% of A, that is B, compare it with advance tax paid, that is C. C is less than B, so 234B is applicable. अब आपको ये इंटरेस्ट लगेगा, उसके लिए अपने को पहले तो ड्यूरेशन चाहिए, तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ड्यूरेशन वापस से 17 मंथ्स होगा, अप्रैल से लेके अप्रैल 25 से लेके अगस्त 26। और थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 268,600 इंटू 1% इंटू डायरेक्टली 17 मंथ्स। क्यों डायरेक्टली 17 मंथ्स? अरे इधर थोड़ी बीच में कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट हुआ है आपका। सो ये आ गया 45,662, और डायरेक्टली इधर 45,662 ऐड हो जाएगा,
और 3,08,518 में ऐड कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3,54,180। इधर आपका दो पार्ट में कैलकुलेशन होगा ही नहीं, इधर आपका सिर्फ एक ही पार्ट में कैलकुलेशन होगा। बैठा ये दिमाग में। और अब आ रहे अपन लास्ट इंटरेस्ट की तरफ, 234C। वो बहुत इजी है, 234C बहुत इजी है। 234C का क्या प्रोविजन है, ध्यान से समझो कि अगर हम 234C के इंटरेस्ट की बात करें ना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, बेस्ट पार्ट क्या है पता है ये इंटरेस्ट का, कि इसके कैलकुलेशन का पावर है ना, पावर डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं। मतलब क्या, दिस इंटरेस्ट यू विल कैलकुलेट ओनली ऑन रिटर्न इनकम, नॉट ऑन असेस्ड इनकम। पावर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बेस्ट जजमेंट मैंने करवाया ना आपको, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर आप मुझे इसमें पूछोगे ना, इसमें कि इधर सर इंटरेस्ट क्या होगा अंडर सेक्शन 234C, तो आंसर इज निल, क्योंकि डिपार्टमेंट कैलकुलेशन कर रहा है, उनके पास पावर ही नहीं है ये चीज कैलकुलेट करने का। बट यस, जब असेसी कैलकुलेट कर रहा है ना, असेसी, तो समझो एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इंटरेस्ट आई 20,000, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन मत करना, 20,000 आई 234C की इंटरेस्ट, 234C की इंटरेस्ट 20,000 आई, तो अभी आपका ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 2,21,000 हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है, डिपार्टमेंट इधर अपना कोई दिमाग नहीं चलाएगा, इंटरेस्ट लिखेगा अंडर 234C 20,000 और इधर से आपका 2,21,000 कर देगा, खत्म। मतलब ऊपर 20,000 ऐड करके नीचे 20,000 माइनस करेगा। अरे उतना इफेक्ट सिर्फ देना पड़ेगा ना, ऊपर 20,000 ऐड, और ये कैलकुलेशन उन्होंने किया ही नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अभी जो अमाउंट आ रहा है ना 1,13,256, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर 234C, कहने से अमाउंट विल रिमेन सेम, क्योंकि ऊपर 234C ऐड होगा और एसएटी का 234C माइनस हो जाएगा। सो इधर डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है क्या 234C कैलकुलेट करने का। 234C की इंटरेस्ट हम सिर्फ लगाते हैं किसको, असेसी को लगाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर 234C है क्या, पहले वो बताओ। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि 234B जो है, बी 234B जो सेक्शन है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने एडवांस टैक्स का नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट किया होगा। और 234B कब से अप्लाई होता है, 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, 1 अप्रैल। थोड़ा सा सोचो ना, मैंने आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाई अभी थोड़ी देर पहले कि 15 जून को एडवांस टैक्स देना है 15%, फिर 45, फिर 75, फिर 100%। अरे भाई तो वो ड्यू डेट कैसे कौन फॉलो करेगा अगर हमने सिर्फ 234B की इंटरेस्ट रखी तो। आज अगर समझो मैं सारा का सारा टैक्स 31 मार्च पे भर दूं, सारा एडवांस टैक्स भर दूं 31 मार्च को, यानी से 234B आएगा ही नहीं मेरे बुक्स में। तो फिर वो ड्यू डेट जो रखी है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, वो ड्यू डेट रेलेवेंट ही नहीं हुई फिर तो। सो वो ड्यू डेट्स लोग फॉलो करें, उसके लिए बनाया है 234C। अब 234C में क्या लिखा है ध्यान से समझो, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो पहले तो आपकी 4 ड्यू डेट्स है, 15th जून, 15th सितंबर, 15th दिसंबर एंड 15th मार्च। ये 4 ड्यू डेट्स है आपकी रिटर्न फाइलिंग की, सॉरी एडवांस टैक्स के पेमेंट्स की। तो पहले तो आप निकाल लो हाउ मच इंस्टॉलमेंट वॉज पेएबल बाय द असेसी। सो आप देखो आपको कितना एडवांस टैक्स भरना चाहिए था, 2,23,000 भरना चाहिए था। सो 2,23,000 आपको भरना चाहिए था, उसका 15% निकालोगे तो इधर आपको 33,450 भरना चाहिए था। उसका आप 45% निकालोगे तो 1,03,50 यहाँ पे भरना चाहिए था।
उसका आप 75% निकालोगे तो 167,250 यहाँ पे भरना चाहिए था और पूरा 2,23,000 यहाँ पे भर देना चाहिए था। ये आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए थी अगर आप प्रॉपरली सब कैलकुलेशन करते तो। और अब आपने क्या इंस्टॉलमेंट पे की है? सो इंस्टॉलमेंट पेड देखो आपकी कितनी है, इंस्टॉलमेंट पेड, तो उसके लिए ही मैंने आपको ये स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट्स दी थी। अब मुझे बताओ 15 जून या उससे पहले आपने कितना एडवांस में भर दिया है? तो कहने से आपने सिर्फ 10,000 भरा है। 15 सितंबर या उसके पहले आपने कितना भरा है? क्यूमुलेटिव फिगर्स अपने को देखने, क्योंकि यहां पे हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज लिए, मतलब 25,000 आपने यहां पे भर दिया है। अच्छा, 15 दिसंबर या उससे पहले कितना भरा है? 30,000 भर दिया है, 30,000। और 15 मार्च या उससे पहले कितना भरा है? 40,000। तुम समझो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो अपन ने पे किए ना, वो पे किए 17 तारीख को, 15 के बाद वो 234C के कैलकुलेशन में नहीं आएगी। हाँ, 234B 1 अप्रैल से लगता है आपको, तो जो भी 31 मार्च तक भरा दैट इज योर एडवांस टैक्स। मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या रखा है पता है? प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स नहीं भरोगे ना तो 234C उसका ध्यान रखेगा, और ओवरऑल एडवांस टैक्स नहीं भरा होगा ना तो 234B ध्यान रखेगा। अब तुम्हें यहां पे मिल जाएगा शॉर्टफॉल। कितना शॉर्टफॉल है? 33,450 माइनस 10,000, 23,450 शॉर्टफॉल है। यहां पे 75,350 शॉर्टफॉल है। यहां पे 167,250 माइनस 30,000 करो, 137,250 आपका शॉर्टफॉल है। एंड 2,23,000 माइनस 40,000 करो, 1,83,000 आपका शॉर्टफॉल है। आप देखोगे तो ऐसे तो आपने लास्ट में देखोगे तो 175 आ रहा है आपका टैक्स भरने का, बट इधर देखोगे तो 183 लास्ट में शॉर्टफॉल आ रहा है, क्योंकि वो 8,000 रुपया बढ़ गया है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला शॉर्टफॉल अगर समझ में आ रहा हो तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये वाला शॉर्टफॉल इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये वाला शॉर्टफॉल इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि सारे फिगर्स क्यूमुलेटिव है। सारे के सारे फिगर्स जो है वो क्या है? क्यूमुलेटिव है, बराबर। अब जो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट वो कितनी होगी? बस इधर एक गड़बड़ मत करना, ध्यान से समझो। 23,400 मल्टीप्लाई बाय 1% इंटू 3 मंथ्स। ये कौन से 3 मंथ्स? जून से लेके सितंबर के, जून से लेके सितंबर के 3 मंथ्स। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 702। फिर इधर आएगा 75,300 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, तो 753 इंटू 3, यह आ जाएगा 2259। ये कौन से 3 मंथ्स? सितंबर से लेके दिसंबर तक। फिर यह आएगा 137,200 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स, सो 1372 इंटू 3, 4116, एंड लास्ट में 1,83,000 इंटू 1% इंटू 1 मंथ। कौन सा 1 मंथ? 15 दिन का लिए है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो 234B खड़ा ही है। 15 दिन के लिए आएगा 1830, 1830। सो 1830 प्लस 4116 प्लस 2259 प्लस 702, ये टोटल हो गया 8907। और अब असेसी क्या करेगा? 8907 यहाँ पे ऐड कर देगा। अब 8907 और पहले अपना जो टैक्स आ रहा था वो था 2,01,000। सो ये देखो 2,09,907 आएगा। 175 प्लस 7,000 और ये 2,
प्लस ये प्लस 5,000, 2,09,907। असेसी सर 234C की इंटरेस्ट कम दिखाएगा। अरे कम दिखाएगा, लेकिन जो इनकम दिखाई उस पर तो बराबर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर उस पर तूने बराबर कैलकुलेट नहीं किया असेसी ने, ये 8907 समझो उसने 3,000 दिखा दिया, तो एटलीस्ट ये तो है ना कि रिटर्न इनकम पे तो वो कैलकुलेट कर ही सकता है ना, क्योंकि आपने रिटर्न इनकम पे बराबर कैलकुलेट नहीं किया है। आपने प्रोविजन ही गलत अप्लाई किया तो उसको तो रेक्टिफाई कर ही सकता है ये। और अब क्या होगा, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है, इधर 8907 ऐड करेगा, 2,09,907 यहां से माइनस करेगा, फाइनल आंसर आपका कहने से 1,13,256 ही आएगा। फाइनल आंसर आपका बस उतना ही आने वाला है। सो ये फाइनल आंसर रहेगा 113,256। बैठा दिमाग में, बैठा आपके। और यहां पे जब आएंगे तो इधर तो पावर ही नहीं है, तो इधर तो 234C का कैलकुलेशन की बात ही नहीं होती है बेस्ट जजमेंट के केस में। अब ध्यान से सुनो एक लास्ट पॉइंट, फिर आप ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना। लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो क्या है कि ये जो 33,450 आया, मतलब यहां पे आपको 15% भरना चाहिए था ना, ये 15%, ये 15 भरना चाहिए था। यहाँ पे आपको 45, यहाँ पे आपको 75 और यहाँ पे आपको 100%। अब है ना एक प्रोविजन क्या बनाया है कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इफ एडवांस टैक्स पेड is more than or equal to 12% of advance tax payable। मतलब क्या, ये 2,23,000 आपका टोटल एडवांस टैक्स था, उसका 12% निकालो, 12%, तो आपका अमाउंट देखो आएगा 26,760। 26,760। अगर आप 26,760 भर देते ना, इतना भर देते तो भी आपका शॉर्टफॉल आता, लेकिन हम आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। मतलब क्या, हमने आपको बोला है 15% भरने के लिए, यू एटलीस्ट पे 12%। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो शॉर्टफॉल आएगा ना, वो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। सोचो ना, आपने 30,000 भर दिया होता फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 30, कहने से अभी भी शॉर्टफॉल कितना आता, 3,450, नहीं लगती इंटरेस्ट आपको। अच्छा, और एक नोट है, नोट नंबर 2, इफ एडवांस टैक्स पेड is more than or equal to 36% of advance tax payable। वापस से हम आपको 234C का इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। ये नोट है फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, उसके लिए नोट 1 और इसके लिए नोट 2। मतलब क्या, 2,23,000 आपको टोटल भरना चाहिए था, उसका 36% अगर हम निकालेंगे 80,280 आएगा। अगर समझो आपने 90,000 भर दिया होता, एग्जाम्पल 36% या उससे ज्यादा भर दिया, देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ 10,350, नहीं लगता आपको इंटरेस्ट। तो पहली 2 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने बोला है कि 3% का वेरिएशन चलेगा और 9% का वेरिएशन चलेगा, उतना हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, 3% और 9%। बट थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया है आपको, ऐसा कोई रिलीफ आपको थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया है। सो ये आपका कैलकुलेशन है 234A, B एंड C का। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो
आपका और एक बार असेसमेंट होता है आगे जाके, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो अब 234A जो है ना वो वापस रिवाइज होगा, अगर इनकम बढ़ी वहां पे तो वो रिवाइज होगा। 234B नाउ यू विल डू इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिपार्टमेंट कैलकुलेशन करेगा। पहले आपने जब तक किया था वो, फिर पहला असेसमेंट, फिर दूसरा असेसमेंट। अब इसमें कॉम्बिनेशन तो तुम जितने लगा सकते हो वो पॉसिबल है। ये तो मैंने आपको मेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। अब एटलीस्ट क्या है कि आपको क्वेश्चन आएगा तो यू कैन अकॉर्डिंगली अप्लाई द प्रोविजन, बराबर। सो ये आपके 3 सेक्शंस जो है वो कंप्लीट हुए, 234A, B एंड C। पहले आप लोग यहां से लिखना चालू करोगे विथ एग्जाम्पल। इसको आप फर्स्ट पार्ट नाम दे देना, ROI इज फाइल्ड हेडिंग में, असेसी के ऊपर लिख सकते हो ROI इज फाइल्ड। हो जाए तो मुझे बताओ जरा। ओके डन। चलो हेलो, हाँ, ये आपका सेकंड पार्ट है, रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय असेसी। हेलो, चलो अब मैं आपको एक केस देता हूं सॉल्व करने के लिए। समझो कि एक ABC लिमिटेड ये कंपनी है और ये कंपनी की जो इनकम है दैट इज रिटर्न्ड इनकम वो है समझो 20 लाख। अब इस पे पहले तो आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो 20 लाख पे बेसिक टैक्स आपका आ जाएगा 6 लाख, क्योंकि इंडियन कंपनी है, कुछ नहीं बोला होगा तो रेट इस। फिर आप लोग इसमें एक सेकंड, कितना आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 24,000 आ जाएगा 4% के हिसाब से। सो टोटल हो चुका 6,24,000। अब इसमें से माइनस करो TDS। समझो आपका 2 लाख का TDS था, तो 4,24,000 इसके सामने आप लिख दो क्या, एडवांस टैक्स इज पेएबल, और इसमें से आप माइनस करो एडवांस टैक्स पेड। समझो एडवांस टैक्स आपने 2,50,000 भर दिया था, सो 2,50,000 भी माइनस करो, कितना बच गया 1,74,000। अब ये आपका बैलेंस टैक्स आ चुका है। अब इसमें पहले तो इंटरेस्ट लगेगी अंडर 234A, फिर आपका इंटरेस्ट आएगा अंडर सेक्शन 234B, फिर आएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, एंड फिर आएगा आपका फी अंडर सेक्शन 234F। फी तो मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपया है। अब आपका एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ROI इज 10th
December 25। अब आपको समझ में आ रहा हो तो कंपनी के लिए ड्यू डेट इज अक्टूबर, तो देर इज अ डिले ऑफ 2 मंथ्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1,74,000 मल्टीप्लाई बाय 1% इंटू 2 मंथ्स, कहने से ये आपकी इंटरेस्ट हो गई अंडर 234A 3480। बोलो समझा? अच्छा, 4,24,000 इज एडवांस टैक्स पेबल, उसका 90% ले लो, 3,81,600 आएगा। आपने तो 2.5 लाख रुपया ही भरा है, मतलब ये वाली इंटरेस्ट भी लगेगी। 1,74,000 इंटू 1% इंटू अप्रैल से लेके दिसंबर तक, मतलब 9 मंथ्स के लिए ये इंटरेस्ट लगेगा आपको। 1740 इंटू 9, 15,660 बैठ रहा है दिमाग में। एंड अब 234C का इंटरेस्ट मैं ही आपको बता देता हूँ कि समझो ये आ रहा है 12,250। कैलकुलेशन उसका करना पड़ेगा, मैं आपको अमाउंट डायरेक्टली दे रहा हूँ, अभी वही उसके लिए इंस्टॉलमेंट पेड और सब चाहिए। सो 1,74,000 प्लस 3480 प्लस 15,660 प्लस 12,250 प्लस 5,000, टोटल देखो 2,10,390 आएगा। This is your self-assessment tax which is paid on the date of filing ROI। बराबर? अब हुआ क्या? असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) is completed on 10th September 2026। Assessed income is equal to 25 lakhs। Compute tax payable along with interest। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब आपको कैलकुलेशन किसके पर्सपेक्टिव से करना है? डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे।
फाइनल आंसर निकालो क्या आ रहा है। आई थिंक अंकुर सेल्फ एटी आपने आपने एसएटी माइनस किया अंकुर, एसएटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस किया अंकुर। एसएटी जो है वो माइनस हो जाएगा, तो फाइनल टैक्स आपको बताना है कितना आएगा फाइनल टैक्स। ओके, आयुष का आंसर आया है एक 177,060। आयुष का आंसर है 177,060। प्रथमेश का अलग आंसर आ रहा है 2,09,310। आयुष, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये बैलेंस टैक्स कितना आ रहा है? बैलेंस टैक्स 174 प्लस 1, 3,30,000 आ रहा है। ज़रा कंफर्म करो ये अमाउंट। 3,30,000, चलो ठीक है। 3,30,000 अगर ये आ रहा है तो उस पर 1% इंटू 2 मंथ्स, सो ये आपकी इंटरेस्ट देखो यहाँ पे 6,600 होगी। 6,600, ज़रा कंफर्म करते जाना अमाउंट्स। और फिर 3,30,000 पे 1% इंटू 9 मंथ्स, यहाँ पे 29,700 प्लस और एक इंटरेस्ट आएगी। सितंबर में आपका असेसमेंट हुआ तो रिटर्न कब? दिसंबर में गया, तो जैन से सितंबर और 9 मंथ्स, 1,56,000 इंटू 1% इंटू 9, 14,040। ज़रा चेक करो, प्लस 29,700, 43,740 आएगा ये, बराबर। एंड ये तो आपका 12,250 ही रहेगा और ये 5,000 ही रहेगा। सो 3,30,000 प्लस 6,600 प्लस 43,740 प्लस 12,250 प्लस 5,000, टोटल आपका 397,590 आएगा। और उसमें से माइनस हो जाएगा 210,390। सो फाइनल आंसर कितना? 187,200 आ रहा है। ज़रा चेक करो, 187,200। ओके, नहीं 187,200 आ रहा है। ये इंटरेस्ट दो पार्ट में कैलकुलेट होगी, ये वाली इंटरेस्ट। अरे कैसे ये 36,300 आएगा? 2 मंथ्स के लिए तो इंटरेस्ट आएगा। ये भी रिटर्न तो फाइल हो चुका है ना, ये थोड़ी अप टू डेट ऑफ असेसमेंट तक लेके जाने का इंटरेस्ट। $187,200 इज फाइनल आंसर। स्वयं आया आयुष? ओके डन, आयुष का भी आ गया। विधि का भी आंसर आ चुका है सेम। 234 भी गलत हुआ, ठीक है, रेक्टिफाई कर दीजिए उसको। 234 भी का कैलकुलेशन ऐसा होगा, 3,30,000 इंटू 1% इंटू 9 मंथ्स, और फिर आपका आएगा 1,56,000, जो 5 लाख की इनकम बढ़ी उस पर 30%, और उसके 4% HEC, उसको 9 मंथ्स के लिए 9 and 9। ठीक है।
बराबर, डन। अभी अपन ये कल चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। कल और एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी भी है, वो भी ख़त्म करते हैं। 14A करके एक छोटा सा पार्ट है, वो भी ख़त्म करते हैं कल। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।